नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम भारत में यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। यूनानियों के ज़माने से भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध अच्छे थे, परंतु इसमें एक बड़ा सा परिवर्तन तब आता है जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो जो ये व्यापारिक मार्ग था, ये तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था, और वे पश्चिम यूरोप के नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन पुर्तगाल को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार के भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। पश्चिमी यूरोप के जो देश और व्यापारी थे, वो भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड, मसाले के द्वीप के लिए एक नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश में। स्पाइस आइलैंड को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। उनकी मंशा व्यापार पर अरबों के और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना और तुर्कों की शत्रुता को मोल लेने से बचना था, और पूरब से सीधे व्यापार स्थापित करना था। और 15वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति के बाद जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में वृद्धि होती है, तो इसके बाद जो यूरोपियन थे, उनका भारत की तरफ रुख और तेज हो गया। इस दिशा में जो पहला कदम उठाया, वो पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। तो यहाँ के जो दो लोग थे, पहला था स्पेन का, जो 1494 में भारत की खोज करने को निकला और वो अमेरिका पहुंच गया। तो इसने अमेरिका की खोज कर डाली, कोलंबस ने। और 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत आया, भारत के लिए निकला, और ये भारत पहुंच भी गया। ये अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा था। और कहते हैं कि जब ये भारत से वापस जाता है, तो जितना खर्च इसने यात्रा पे किया था, उससे 60 गुना ज़्यादा का मुनाफा कमा के ये आदमी, इसको 60 गुना का मुनाफा हो जाता है। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों का प्रवेश होता है। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में भी इनका प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ से इनको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे अफ्रीका में सोना, हाथी के दांत, और यहाँ से इनको बड़े बल्क क्वांटिटी, बहुत सारे लोग उसके लिए भी मिलते हैं, दास। तो यहाँ से इन लोगों को दास का व्यापार भी शुरू होता है। उस जमाने में दास जो होते थे, वो वस्तु की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। तो इस सब के बीच एक बड़ा परिवर्तन तब आता है जब 1510 में पुर्तगाली गोवा पे अधिकार करते हैं, और इसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और वो जो डच संसद है, वो उन्हें पूरब की तरफ व्यापार करने और युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने, इन सभी चीज़ों की छूट दे देते हैं। और डचों को भारत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों पर चले गए। तो ये इलाके इनके पास थे। अब एक भारत में जो अंग्रेज़ आए, उनका शुरुआत होता है 31 दिसंबर 1600 को, जब महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर के द्वारा पूरब से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कुछ व्यापारियों ने 1599 में की थी, और 31 दिसंबर 1600 को इस ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इसे लीगल बंद कर दिया। और 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोली। और जब व्यापारिक केंद्रों को उस जमाने में फैक्ट्री कहा जाता था, कंपनी के एक कैप्टन हकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया, और वो जहांगीर के दरबार में गया, और जहांगीर ने उसे वहाँ परमिशन भी दे दी ये सब करने की, कि आप। और इस जहांगीर की छूट के बाद भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए, तो अंग्रेजों ने 1516 में एक राजदूत
सर टॉमस रो को मुग़ल दरबार में भेजा और उसने मुग़लों से ये अनुमति मांगी कि वो मुग़लों के पूरे जितना राज्य है वहाँ सभी जगह व्यापार करने की छूट चाहते हैं, और मुग़लों ने ये दे भी दी। और एक नई चीज़ और 1622 में और होती है कि जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की, तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई दहेज के रूप में दे दिया, और अब पुर्तगालियों का कब्जा सिर्फ गोवा, दीव और दमन पे रह गया। और इंडोनेशिया के द्वीपों में से हो रहे मसालों के व्यापार की भागीदारी को लेकर अंग्रेजी और जो डच कंपनियां थी उनके बीच समस्या खड़ी हो गई, और इन दोनों शक्तियों के बीच कई बार लड़ाई हुई। 1654 में आरंभ हुई और 1667 तक चली। अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए इसके बाद, और डचों ने भारत में अंग्रेजों की बस्ती को वो करने का मतलब भारत में डचों ने नहीं आने का अंग्रेजों के साथ वादा किया। और आगे हम देख रहे हैं कि कंपनी के व्यापारिक प्रभाव किस तरह से विस्तार हुए। 1600 ईस्वी से 1774 तक कंपनी ने किस तरह से अपना व्यापार बढ़ाया। 1623 तक इसने सूरत, भचौड़, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। आरंभ में अपने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने का भी इन्होंने प्रयास किया। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी, क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना था। विजयनगर का महान साम्राज्य 1665 में नष्ट हो चुका था, जो कि अंग्रेजों को टक्कर दे सकता था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य तो रहा नहीं, और उसकी जगह अनेक छोटे छोटे साम्राज्य बने जो आपस में ही लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, और जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा उन्होंने 1639 में वहां के स्थानीय राजा से लिया था, और उन्होंने इस जगह की किलेबंदी कर दी। उसका प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। और यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला खड़ा कर दिया, और जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। दिलचस्पी की बात ये थी कि मुनाफे के लालची व्यापारियों ने यह कंपनी शुरू की और इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं देंगे। उदाहरण के लिए कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं आप धीरे धीरे मद्रास को किलेबंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वहां किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रह सके। पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार करें और इस प्रकार जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किलेबंदी का पूरा खर्च उठाएं। तो इनकी योजना ये थी कि ये भारत से ही पैसा कमा के और भारत में ही उस पैसे का प्रयोग करना चाहते थे। भारत में ही भारत के ही पैसे से भारत पे ही आक्रमण करना चाहते थे। इस तरह की सोच के लोग थे ये। और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनियों ने पुर्तगालियों से बम्बई का द्वीप प्राप्त कर लिया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। पहले तो बम्बई इनको दिया गया था, लेकिन फिर बाद में जो बचा हुआ पार्ट था थोड़ा बहुत, वो भी 1668 में अंग्रेजों ने इनसे ले लिया, पुर्तगालियों से। 1633 में इन्होंने उड़ीसा में, 1651 में बंगाल के हुगली में अपने केंद्रों की स्थापना करी, और 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्होंने बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया और वे गंगा के मुहाने से एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए। तो
उनका सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और बम्बई स्थित उनके किले पर भी घेरा पड़ गया। यह देखकर अंग्रेज अभी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें क्षमा दी जाए। और यहाँ औरंगजेब से बड़ी गलती हो जाती है कि औरंगजेब ने उनको क्षमा कर दी। 1698 में कंपनी ने सूतानाटी, कलिकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त कर ली। तो और उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बना दिया। 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियत के नाम पर एक फरमान प्राप्त किया, जिससे 1691 में उन्होंने विशेष अधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई। जो 1691 में उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, उसको 1717 में इन्होंने सम्राट फर्रुखसियत से दोबारा आगे बढ़वा लिया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल पर मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन था। वे अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा विशेषाधिकारों के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे। लेकिन आगे जाके ऐसा नहीं हुआ। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं हुई, मगर उनका व्यापार पहले से अधिक फला फूला। भारत से इंग्लैंड को होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 का 5 लाख पौंड था, मगर 1740 तक यह बढ़ के 17,95,000 पौंड हो गया। तो इनको भारत से बहुत बड़ी राशि में रेवेन्यू मिल रहा था, फायदा मिल रहा था। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख और कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो गई। तो ये उससे पहले इन जगहों का कोई खास वो नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने इसके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा के, व्यापारिक केंद्र बना के इन जगहों को काफ़ी पब्लिक के लिए और अपने लिए काफ़ी व्यवस्थित कर लिया। अब आगे देखते हैं कि हम दक्षिण में अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच टकराव हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी, वो दक्षिण में नियंत्रण चाहते थे और इस वजह से इनके बीच युद्ध की ठन गई थी। कई बार इनके बीच युद्ध भी हो गया। 1664 में जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो उसके बाद ये लोग भारत की तरफ अपना रुख करते हैं और कलकत्ता के पास चंद्रनगर और पांडिचेरी में इनकी स्थिति मजबूत थी। और ये जो फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश थे, इंग्लिश लोग थे इंग्लैंड के, तो इनके बीच युद्ध भड़का हुआ रहता था। और 1742 में इनके बीच वहाँ यूरोप में युद्ध हो रहा था और ये युद्ध भारत तक भी पहुँच गया। 1748 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध समाप्त तो हो गया, लेकिन जो भारत में इनकी आपसी लड़ाई थी कब्जे को लेके, ये ख़त्म नहीं हुई। और 1747 में कर्नाटक और हैदराबाद में ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि टूपले के षड्यंत्रकारी दिमाग ने खुलकर खेलने का मौका मिल गया। कर्नाटक में चंदा साहब से नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करवाना आरंभ किया और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क अशफाक जहाँ को मारने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग को सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़वा दिया इसने। 1749 में जो ये सारे लोग थे, इन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवर उद्दीन को हराकर मार डाला और उसका बेटा जो था मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली जो भाग गया था, शेष कर्नाटक का जो राजा था चंदा साहब के अधिकार में आ गया और पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे दिए इसने। तो जो ये फ्रांसीसी था, इसने फ्रांसीसी डुप्ले, इसने जो ये षड्यंत्र किया था, ये इसमें सफल रहा और इसने और इस तरह से फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। हैदराबाद में उन्होंने मुजफ्फर जंग को मरवा के
नासिर जंग को मरवाया और मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया, और मुजफ्फर जंग ने उनको पौंडीचेरी के पास कुछ ज़मीन और मसूलीपट्टनम नगर दे दिया। और जो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच की लड़ाई थी, ये यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये दोनों कंपनियां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। तो फ्रांसीसियों पर जो फ्रांसीसियों का प्रभाव था उसको कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र करने लगे। 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली को अपनी ओर से पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। तब जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था वो एक क्लर्क था, और उसे वहाँ से 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर हमला करने के लिए कहा गया, और वो जीत भी गया। और जो फ्रांसीसी थे और उनके साथ चंदा साहब था वहाँ का राजा, तो उन्होंने वहाँ से अपना घेरा उठा लिया। और जो फ्रांसीसी थे वो बार बार युद्ध हार रहे थे, और वो कमज़ोर पड़ गए थे क्योंकि वो अंग्रेजी सेना का सामना नहीं कर पा रहे थे। तो अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्च से परेशान होकर अमेरिकी उपनिवेशों के साथ के हाथ से निकल जाने का डर था, ने फ्रांसीसी सरकार से समझौता और वार्ता आरंभ की, और 1754 में उसने अंग्रेजों की यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। यह तब भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। ये जो समझौता हुआ, इसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो वर्चस्व था उसको ख़त्म कर दिया। दोनों कंपनियों का यह समझौता 1756 में टूट गया, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया। इनके बीच निर्णायक मुठभेड़ होती है 22 जनवरी 1760 को, जिसे वांडीवास की लड़ाई भी कहते हैं, जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने लल्ली को हरा लिया। यह 1 साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ निकल गया। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ होता है। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गई, पर अब वे उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब वो केवल व्यापारिक केंद्रों के रूप में ही काम कर सकते थे। इसके बाद फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में रहना था, और दूसरी ओर अंग्रेज हिंद महासागर के मसीहा हो चुके थे, मतलब हिंद महासागर पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को एक एक कर हराने के बाद अब वे भारत विजय पर के काम पर लग गए। अभी तक तो जो उनके साथ अपने ही यूरोपियन लोग थे कि जिनके साथ उनको लड़ना था, अपना सत्ता संघर्ष करना था, लेकिन अब उनके जो जितने भी सभी थे, पहले डचों को, फिर पुर्तगालियों को, फिर फ्रांसीसियों को, उन लोगों ने लगभग लगभग परास्त कर दिया। तो अब इनका भारत जीतो अभियान शुरू होता है, और इसकी शुरुआत होती है बंगाल से। तो जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, माना जाता है, वैसे ये युद्ध नहीं हुआ था क्योंकि इसमें जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, उसका सेनापति अंग्रेजों के साथ मिल गया था, और सिराजुद्दौला को जब सिराजुद्दौला युद्ध में जाता है तो वो अंग्रेजों के हाथों मारा जाता है। तो बंगाल का जो मीर जाफर था, तो उसने अंग्रेजों के साथ मिल करके सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो सिराजुद्दौला जो था वो अली वर्दी खां का पोता था, और सिराजुद्दौला बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला आदमी था, सॉल्ट टेम्पर टाइप आदमी था, और इस वजह से भी ये माना जाता है कि इसकी इस कमी की वजह से भी अंग्रेज़ों को बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि ये जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर पाता था। तो जो था वो जोशीला, जल्दबाज और बिना तैयारी किए काम करने वाला आदमी था। तो इसने कासिम बाजार की अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पे कब्जा किया। उसके बाद इसने कलकत्ता की तरफ कूच किया। 20 जून 1756 को इसने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, और ये जीत की खुशी मनाने लगा। लेकिन जो अंग्रेज़ थे
वो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव को लेके आते हैं, और लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में जब कलकत्ता पहुंचता है तो ये अपना जो सिराजुद्दौला ने इनसे जो क्षेत्र जीत लिया था उस क्षेत्र को वापस अ, पा लेते हैं। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में से 20 मील की दूरी पर प्लासी के मैदान में इनकी सेनाएं आमने सामने आती हैं, और ये युद्ध निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद ही वहाँ अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है बंगाल में। तो अंग्रेजों के पक्ष में केवल जो अंग्रेजों के पक्ष में थे उनमें से 29 सैनिक मरे, जबकि नवाब के 500 सैनिक मारे गए। और जो नवाब का मुखिया था, सेना का मुखिया था, मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे जो लोग थे, उन लोगों ने नवाब को धोखा दिया और ये लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए, जिसकी वजह से अंग्रेजों को जीतने का मौका मिला, और इस तरह से बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन उन्होंने उसको कठपुतली की तरह यूज किया। और जब मीर जाफर को समझ आने लगा ये बात, तो तब तक अंग्रेजों के मन में एक और चीज़ सूझी कि 1760 में मीर जाफर को इन्होंने मजबूर किया कि वो मीर कासिम के लिए गद्दी छोड़े। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। और फिर जब मीर कासिम अंग्रेजों की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो उन्होंने मीर कासिम जो था, जो अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना रखा था, तो जब वो अंग्रेजों से तंग आ गया, क्योंकि वो कुछ काम का शासक था भी नहीं, तो अंग्रेजों से तंग आ गया तो वहाँ से भाग के अवध चला गया और सिराजुद्दौला से मिला। और वहाँ उसकी मुलाकात मुग़ल बादशाह जो भगोड़ा था, आलम शाह द्वितीय के साथ भी हुई। और इन तीनों लोगों ने मिलकर के ये निश्चय किया कि हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे। और ये 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में पहुँचे, और इसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में ये लोग हार गए अंग्रेज़ों के साथ, और इस तरह से ये युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक बन गए, और अवध भी उनकी दया पे चलने लग गया। और इस तरह से 1765 में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया। तो जब 1765 में अंग्रेज जीत जाते हैं इस युद्ध को, बक्सर की लड़ाई को, तो ये लोग बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं कि जो बंगाल का नवाब है वो तो नवाब रहता ही है, लेकिन वो नवाब अब पूरी तरह से अंग्रेज़ों पे आश्रित था, अपनी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, सभी चीज़ों के लिए। और जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ के दीवान हो गए, जो कंपनी थी वो वहाँ की दीवान हो गई। अब वो राजस्व वसूलने लगे और उनका अपना सूबेदार नामित हो गया। तो इसी व्यवस्था को बंगाल की दोहरी व्यवस्था भी कहा जाता है, या द्वैत प्रशासन प्रणाली भी कहते हैं। जबकि अब ये बंगाल के सूबेदार हो गए तो इन लोगों को यहाँ से राजस्व वसूलने का पूरा अधिकार हो गया। तो कुछ प्रमाण ये बताते हैं कि सन 1766 से लेकर 68 तक इन्होंने बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड के धन की निकासी की। 57 लाख पाउंड। और इससे बंगाल पूरी तरह से कंगाल हो गया। इन्होंने बंगाल में बहुत सारे राजस्व कर लगाए, जिससे किसानों पे बोझ बढ़ा, और बंगाल का जो किसान था, बंगाल का आमजन कंगाली में चले गया। अब जबकि इन्होंने बंगाल पे पूरा अधिकार कर लिया था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और लगभग अवध भी इनके कंट्रोल में आ गया था, तो अब इन लोगों ने नई तरीके से दक्षिण भारत में एंट्री की। और जब दक्षिण भारत में हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली के बीच लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने
निज़ाम का साथ दिया और हैदर अली के खिलाफ उसको लड़वाया। और इसके बाद जब हैदर अली ने मद्रास काउंसिल में अपनी शर्तों और संधि करने के लिए इनको मजबूर किया। फिर 1775 में अंग्रेज़ों ने मराठाओं के साथ इनका टकराव शुरू होता है। और अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती है। 1775 से शुरू होकर 1782 तक इनके बीच संघर्ष होता रहता है, अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच। जब अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब अंग्रेज़ों का जो मुखिया था वो था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो इनके बीच युद्ध होता रहा और युद्ध का कोई खास परिणाम नहीं निकला। और इसमें अंग्रेज़ तो अपनी प्लानिंग करते रहे, लेकिन मराठा जो थे वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे और इनकी शक्ति कमज़ोर होती चली गई, जबकि उस समय सबसे शक्तिशाली थे मराठा। और सन 1780 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच फिर युद्ध होता है। फिर हैदर अली ने अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर किया। और 1781-82 में मराठाओं से शांति समझौता करने के बाद उनकी सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध से मुक्त हो जाता है। और 1781 में आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नॉर्वे में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। और दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है। और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच भी कई बार लड़ाइयाँ होती हैं। और सन 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच जो लड़ाई होती है, उसमें टीपू सुल्तान की हार होती है श्रीरंगपट्टनम में। और इस तरह से अंग्रेज़ों का मैसूर पे भी कब्जा हो जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों का जो नेक्स्ट गवर्नर आता है वो आता है लॉर्ड वेलेस्ली। ये 1798 से 1805 तक इसका समय था। और इसके समय पे इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों पे अपना कब्जा जमाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1800 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधियाँ की। 1801 में इसने अवध के नवाब के साथ सहायक संधि करने के लिए उसको मजबूर किया। और इस तरह से अंग्रेज़ों का जो पावर था वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम काफ़ी बढ़ने लगा। और 1799 में इन्होंने टीपू पर हमला किया और इस युद्ध में टीपू मारा गया। और इस युद्ध के बाद इनका मैसूर पे पूरी तरह से कब्जा हो गया। और 1801 में वेलेस्ली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब जो था उस पे भी एक संधि लाद दी। और वेलेस्ली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के आगे सहायक संधियों का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय वहाँ नाना फडणवीस थे, तो इन्होंने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया। 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया के साथ मिली जुली सेना को हरा दिया, तो कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेज़ों की शरण में पहुंच गया। और 1802 के अंतिम दिन उसने बसाई में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग का समय। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1822 तक गवर्नर रहा। और इसके समय में जब मराठा काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो मराठाओं ने 1817 में अपनी खोई हुई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा के लिए फिर से एक प्रयत्न किया। और जो ये प्रयत्न था इसमें भी ये लोग सफल नहीं हो पाए। और इस प्रयत्न के बाद ये अंग्रेज़ों के और नियंत्रण में चले गए। और 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप लगभग पूरा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था। अब इनके लिए
1818 से 1857 के बीच जो अंग्रेज़ों ने काम किया, उन्होंने उसमें ये किया कि उन्होंने भारत में अपना पूरा जो दबदबा बनाने की पूरी व्यवस्था कर डाली। 1832 में एक संधि के द्वारा इन्होंने सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया। सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों को 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए और सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब बारी थी पंजाब की। तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैली और जो स्वार्थी नेता थे, सरदार जो होते थे किसी भी राजा के, तो इन लोगों में आपस में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा, अनुशासनहीनता होने लगी और इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इन पे एक तरफ से दबाव बनाया युद्ध करने के लिए और पंजाब के जो भ्रष्ट लोग थे उनकी जो भ्रष्ट सरदार थे उनकी और फिर अंग्रेज़ों ने जो युद्ध करने लायक कार्य, मतलब अंग्रेज़ों ने उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया कि लोग युद्ध करने पे उतारू हो गए। तो 1845 में बसंत में एक समाचार पंजाब पहुंचा कि पुल बनाने के काम में आने वाली नावें बम्बई से सतलज के किनारे स्थित फिरोजापुर भेजी जा रही हैं। तो 13 दिसंबर 1845 को इन दोनों शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लंबे टाइम तक चला। इस विदेशी खतरे के आगे हिंदू, मुसलमान, सिख फौरन एक हो गए। सब जो पंजाब में जितने लोग थे सब एक हो गए और जो प्रधानमंत्री था राजा लाल सिंह और प्रधान सेनापति मिस्टर तेज सिंह एक इन्होंने जो शत्रु के साथ गुप्त पत्र व्यवहार जारी रखा और पंजाब की सेना हार गई थी 8 मार्च 1846 को लाहौर में और इन्होंने इसके बाद इनको एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों ने जालंधर हड़प लिया और 50 लाख रुपए का नगद लेकर जम्मू कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा के हवाले कर दिया और पंजाब की सेना को घटाकर 20,000 पैदल सैनिक और 12,000 घुड़सवार कर दिए। और बाद में 16 दिसंबर 1846 को एक समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य के एक एक विभाग के सारे मामले में लाहौर स्थित अंग्रेज रेजिडेंसी को पूरा अधिकार दिया गया और इस तरह से 1848 में इन्होंने जो स्वतंत्रता प्रेमी पंजाबी थे जो अनेक स्थानीय विद्रोह छेड़ रहे थे उन सभी का दमन कर दिया। और इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक गवर्नर रहा। तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी नीतियाँ ऐसी थी कि इसने जैसे जिन राजाओं के बच्चे नहीं थे, जिन राजाओं के जैसे राजा रानी के बच्चे नहीं थे तो उनके राज्य पे इसके नियम के अनुसार सीधा इस ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत लागू किया था जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य या शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका जो राज्य है उसका उसका पूरा राज्य अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा। और इसी संधि के तहत डलहौजी ने 1848 में सतारा, 1854 में नागपुर और झांसी को अंग्रेज हुकूमत में मिला दिया था।
और 1856 में इसने अवध को भी इसी के तहत हड़प लिया। तो इस तरह से इन्होंने जो कंपनी का शासन था इसको पूरे देश पे लागू कर दिया। और इसके जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वो देखेंगे हम 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या क्या किया।